स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। उसके अंदर जनरली आप उसको पढ़ते हैं कंसेप्ट वाइज, करंट अफेयर्स के साथ उसको अपडेट करके पढ़ते हैं। और एक पार्ट जो आप मिस कर जाते हो वो होता है इसरो की जो वेबसाइट है उसका कंटेंट। 47 पेज का कंटेंट मैंने इसरो की वेबसाइट से निकाला जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और बार बार इसी साइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आरएएस प्री हो प्रीवियस वाले, चाहे 2021 के हो, चाहे 2018 का आरएएस प्री हो, 23 का हो, कोई भी ले लो। ऐसा ही टेलीकॉम सेक्टर के दोनों क्वेश्चन इसरो की साइट से ही थे। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन गवर्नमेंट साइट से ही बनाएगी। ठीक है, तो इसी सीरीज में अपने डीआरडीओ की साइट को कवर कर चुके हैं। उसके वीडियोस आप जाओ साइंस टेक्नोलॉजी की चैनल पे, अलग से आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डीआरडीओ अपने कर चुके हैं, फिर अपने डीबीटी कर चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहां से अपने बायोटेक्नोलॉजी कवर की है। इसके अलावा राजस्थान की जो डीएसटी की साइट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको अपने पूरा कर चुके हैं। राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास वाला जो टॉपिक है वो अपने कवर कर चुके हैं साइट से। ठीक है, अब अपना एक टॉपिक बचता है, वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और वो इसरो की साइट से अपने आज कवर करेंगे। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको ये वीडियो देखना है। ठीक है, ये वीडियो देख लो, यहां से आपको समझ आ जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। एक पीडीएफ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसमें आपको चारों टेक्नोलॉजीज की कंटेंट मिल जाएगा। लगभग 98 पेज का कंटेंट है जो गवर्नमेंट की साइट का है, सिर्फ और सिर्फ। बाकी तो आपके पास में कंसेप्ट्स के लिए तो आपके पास किताबें हैं ही जो आप पढ़ते हो या नोट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर से आप अपडेट रहते ही हो, वो आपके करंट की मैगजीन में होता है। लेकिन जो पार्ट मिसिंग है गवर्नमेंट साइट्स वाला, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज अपने इसरो पढ़ने वाले हैं बेसिकली। अच्छा, कुछ लोग यार लोकोक्तियों के लिए बोल रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज सिंपली समझा देता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। बार बार समझाया भी है लेकिन अभी लास्ट बार समझा रहा हूं। ठीक है, देखो, लोकोक्तियों का सीन ये था कि 14 लोकोक्तियां जो थी वो पूछी गई थी एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। ठीक है, उसमें से 8 लोकोक्तियां तो जनरल ही थी, वो जो आपकी किताबें हैं, है ना, राघव प्रकाश है या जो टॉप की बुक्स थी, वहां से वो मिल रही थी 8 लोकोक्तियां। बची कितनी? 6। इसका मीनिंग ये है लगभग 3 क्वेश्चन आप लोकोक्तियों के कर पा रहे थे। कितने नहीं कर पा रहे थे? 2। ठीक है, मैंने आपको जब वो शेयर किया था वीडियो की मुहावरे यहाँ से पूछे गए हैं और लोकोक्तियां भोलानाथ तिवारी की, दोनों भोलानाथ तिवारी की बुक से ही पूछे गए हैं, तब मैंने आपको कहा था मुहावरे तो 478 पेज की है और लोकोक्तियां 1164 पेज की है। प्रैक्टिकली किसको पढ़ना पॉसिबल है? मुहावरों को। रीजन, 70% आपको आते ही हैं, 30% और पढ़ने हैं। वो मैं आपको एक मैराथन 16 या 17 घंटे की क्लास होगी। अच्छा, मुहावरों की पीडीएफ भी बना रखी है मैंने, ठीक है ना, वो भी अगर किसी ने नहीं देखी उसी वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 1164 पेज, और क्या करना चाह रहे हो? 6 लोकोक्तियां हल करवा दो। चलो मान लेते हैं कि इस बार मान लो 8 आई एसआई टेलीकॉम में, थोड़ा सा लेवल अप किया आरपीएससी ने, और 6 ही अगली बार आपके जो जो किताब आप पढ़ रहे थे उसमें से 6 ही आई, बची कितनी? 8। कितने क्वेश्चन हुए? चलो मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन हुए और एक क्वेश्चन आपने कोई तुक्के से कर दिया, फिर भी 3 क्वेश्चन तो हो ही रहे ना, 2 ही तो नहीं हो रहे। उनके लिए 1164 पेज की पीडीएफ को पढ़ोगे आप। कहाँ गया ये? कितनी बार बताया था मैंने कि इसको मत पढ़ना, मत पढ़ना, मत पढ़ना। 1164 पेज की पीडीएफ जिसको प्रैक्टिकली पॉसिबल था वो मैंने आपको करवाया है सब कुछ। कैसे पॉसिबल है 1164 पेज? और एक और है, एक पेज पे ऑलमोस्ट 5 लोकोक्ति हैं, गुणा कर लो अब इसको। तो ये पॉसिबल नहीं है चीजें। ठीक है, प्लस में प्रिंट बहुत घटिया है, तो ये चीज है। ठीक है, तो लोकोक्तियों के लिए आप चिंता करनी छोड़ दो। ठीक है, जो टॉप की 100 या 200 लोकोक्तियां होगी, या जितनी भी लोकोक्तियां होगी टॉप की, उन सब की एक अलग वीडियो बना देंगे। उसमें आपको भोलानाथ तिवारी की बुक में से जो आपकी किताबों में नहीं होगी वो करवा दी जाएगी, और प्लस उनकी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में दे देंगे। मत चिंता करो। ठीक है, लोकोक्तियों वाली दिक्कत खत्म। एक और भी कुछ पूछ रहे थे, मैं भूल गया यार।
ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो अपने इसरो की वेबसाइट से कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसरो की वेबसाइट पर भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ ये बताया गया है। तो इसमें 1960 के दशक में आप जानते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 1960 के अंदर, उसके अंदर अमेरिकी उपग्रह था सिनकॉम 3। सिनकॉम 3 एक अमेरिकी उपग्रह था, उसने टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण किया था। ठीक है, उससे संचार उपग्रहों की क्षमता को प्रदर्शित किया था। सिनकॉम 3 ने टोक्यो ओलंपिक खेलों का सीधा प्रसारण करके संचार उपग्रह जो, क्योंकि एक संचार उपग्रह था, ठीक है, तो संचार उपग्रहों की क्या क्षमता है ये बताया था सिनकॉम 3 ने। ठीक है, इसी से फिर भारत ने प्रेरणा ली, और उस समय भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, और इन्होंने भी भारत के लिए जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसके लाभों को पहचाना। तो प्रेरणा स्रोत कौन था? सिनकॉम 3, जिसने टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण किया। ठीक है, 1960 के दशक में भारत के अंदर जो है वो प्रेरणा मिली थी इसको। फिर शुरू होता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जिसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो उस समय अहमदाबाद के अंदर जो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, इसको और आगे डिटेल में अपने पढ़ेंगे, जिसको कि PRL के नाम से जानते हैं, फिजिकल रिसर्च लैब। ठीक है ना, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसके निदेशक थे उस समय डॉक्टर साराभाई। ये अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आगे आ जाएगी, आराम से पढ़ लेंगे वहां पे। ठीक है, इन्होंने फिर एक दल का गठन किया। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ को पहचाना 1960 के दशक में। फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव पड़ती है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो PRL के उस समय निदेशक थे। उन्होंने फिर वैज्ञानिकों, मानव वैज्ञानिकों, विचारकों और समाज विज्ञानियों को मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल का गठन किया। अब इस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 विशिष्ट खंड थे। किन किन पर काम होगा? पहला होगा संचार पर। ठीक है, संचार उपग्रहों के लिए और सुदूर संवेदन के लिए। उपग्रह नाम से स्पष्ट हो रहा है, सुदूर, दूर, वही है। ठीक है, तो संचार उपग्रह और सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, पहला खंड तो ये था, यहां पर काम होगा पहला तो। ठीक है, कि संचार उपग्रह बनाए जाएंगे और सुदूर संवेदी उपग्रह बनाए जाएंगे। दूसरा इसमें था अंतरिक्ष की जो परिवहन प्रणाली है उसका विकास किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तीसरा है अनुप्रयोग कार्यक्रम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, किस प्रकार से इनका एप्लीकेशन किया जाएगा उस पर जो है विशेष चर्चा इसके अंदर थी। तो 3 इसके विशिष्ट खंड थे। ये पूछा जा सकता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 विशिष्ट खंडों में से 4 दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा इसमें से नहीं है। तो ध्यान रखना, संचार और सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह था, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली था, और अनुप्रयोग कार्यक्रम भी था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1967 के अंदर अहमदाबाद के अंदर पहले परीक्षणात्मक उपग्रह संचार भू स्टेशन का प्रचालन किया गया। ठीक है ना, 1967 के अंदर अहमदाबाद के अंदर पहला जो परीक्षणात्मक उपग्रह संचार भू स्टेशन था, जियो स्टेशन था, उसका प्रचालन किया गया, जिसने भारत और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य किया। यानी एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया 1967 के अंदर अहमदाबाद के अंदर, जिसका नाम था परीक्षणात्मक उपग्रह संचार भू स्टेशन। ठीक है ना, ये इसका बेसिकली काम ट्रेनिंग देने का ही होता था, चाहे वो साइंटिस्ट को हो चाहे वो इंजीनियर्स को हो। 1967 के अंदर अहमदाबाद के अंदर, है ना, परीक्षणात्मक उपग्रह संचार भू स्टेशन का प्रचालन हुआ ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा आप कृषि दर्शन तो बहुत अच्छे से जानते ही हो। ठीक है ना, कृषि दर्शन जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट टीवी कार्यक्रम था ये कृषि दर्शन। ये किसानों के लिए कृषि संबंधी सूचना देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद में एक और परीक्षण आता है, वो है साइट। ये सब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब आते हैं साइट पर। आपसे साइट के बारे में वो क्या क्या पूछ सकता है? एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, साइट की हिंदी में क्या है। साइट की जो फुल फॉर्म है वो है उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण।
ठीक है, क्या है साइट की फुल फॉर्म, ये पूछी जा सकती है। उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण। साइट का संबंध टेलीविजन से है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है साइट से रिलेटेड। 1975-76 के दौरान विश्व में सबसे बड़े समाज शास्त्रीय परीक्षण के रूप में यह सामने आया। ये एक प्रकार का समाज शास्त्रीय परीक्षण था, ध्यान रखना, 1975 और 76 के अंदर। इसमें भारत के जो 6 राज्य थे उनके 2400 गांवों के लगभग 2 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया। कौन सा फैक्ट इसमें से याद रखना है, सिर्फ इतना, कितने राज्यों, तो 6 राज्यों के, और कौन कौन से थे नहीं याद करना, साइट पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 6 राज्यों के लगभग आप ऐसा याद कर लेना, 2400 गांवों के करीब 2 लाख लोगों को इससे लाभ पहुंचा साइट से। था क्या ये, विश्व के अंदर सबसे बड़ा जो समाज शास्त्रीय परीक्षण था वो था। एक चीज और भी याद रखनी है, इससे फिर जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी उपग्रह था जिसका नाम था ATS 6, ये भी साइट से ही रिलेटेड है, याद रखना। साइट से रिलेटेड उपग्रह कौन सा है, ATS 6। तो इससे जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी उपग्रह ATS 6 था उसका प्रयोग करते हुए विकास आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। साइट के माध्यम से विकास आधारित कार्यक्रम जो थे उनका प्रसारण किया गया था। इसमें उस सहायता किसकी ली गई थी, ATS 6 की, जो कि एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी उपग्रह था। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ष के अंदर जो प्राथमिक स्कूल या प्राइमरी स्कूल हैं उनके 50,000 विज्ञान के अध्यापकों को भी इससे प्रशिक्षित किया गया था साइट के थ्रू। तो साइट जो है ये पूछा जा सकता है आपसे, साइट की फुल फॉर्म क्या है, तो उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन परीक्षण। कब स्टार्ट हुआ, 1975-76 के दौरान। विश्व का सबसे बड़ा समाजशास्त्रीय परीक्षण माना जाता है। भारत के 6 राज्यों को इससे लाभ हुआ, लगभग 2400 गांवों के 2 लाख लोगों को। और इसमें प्रसारण के लिए किसका उपयोग किया गया, अमेरिकी उपग्रह ATS 6 का प्रयोग किया गया। ठीक है ना, और एक वर्ष के अंदर इसमें प्राइमरी स्कूल्स के 50,000 विज्ञान के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। तो ये मल्टी स्टेटमेंट में साइट आपसे पूछा जा सकता है, वन लाइनर में पूछा जाएगा तो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो बी रेडी। और अगर आपने ये पहले कभी पढ़े हैं तो कमेंट कर देना, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं समझ जाऊंगा नहीं पढ़े हैं ऑब्वियसली। फिर अगला है स्टेप। स्टेप जो है ये भी दूरदर्शन पर केंद्रित साइट के क्रम में ही परिकल्पित स्टेप जो है वो दूर संचार परीक्षणों के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, जो साइट था वैसा ही एक प्रयास था स्टेप। ठीक है ना, तो स्टेप जो है वो दूर संचार परीक्षणों के लिए ही इसको बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, घरेलू संचार के लिए जो भूतुल्यकाली उपग्रह हैं उनका प्रयोग करते हुए प्रणाली जांच करना। एक तो पहला उद्देश्य क्या था, घरेलू जो संचार है उसके लिए जो भूतुल्यकालिक उपग्रह हैं, जो आप कंसेप्ट वाले पार्ट में पढ़ते हो अच्छे से, भूतुल्यकाली उपग्रहों का प्रयोग करते हुए प्रणाली जांच करना था। दूसरा है विभिन्न भूखंड सुविधाओं के डिजाइन, उत्पादन, स्थापना, प्रचालन और रख रखाव में क्षमताओं तथा अनुभव को हासिल करना। तो एक उद्देश्य तो था घरेलू संचार के लिए भूतुल्यकाली उपग्रहों का प्रयोग करते हुए प्रणाली जांच प्रदान करना, और दूसरा है विभिन्न भूखंड सुविधाओं के डिजाइन से रिलेटेड, रख रखाव से रिलेटेड अनुभव और क्षमताओं को हासिल करना। ठीक है, ये स्टेप का उद्देश्य था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसरो क्या, भारत के अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के अंदर ही अगली आती है खेड़ा संचार परियोजना, जिसको शॉर्ट में KCP के नाम से जानते हैं। खेड़ा संचार परियोजना, आपको पता है खेड़ा कहां पर है, गुजरात के अंदर है। और खेड़ा से रिलेटेड इतिहास की एक प्रमुख जो घटना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, खेड़ा जो है वो खेड़ा संचार परियोजना जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुजरात राज्य के अंदर खेड़ा जो जिला है उसमें आवश्यकता अनुसार और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिए क्षेत्र प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया गया। तो यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यशाला जो है या प्रयोगशाला जो है उसका विकास किया गया। और ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोजेक्ट था, उसको 1984 के अंदर कुशल ग्रामीण संचार सक्षमता के लिए यूनेस्को ने IPDC पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। संचार के विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होता है यूनेस्को IPDC, उसके अंदर इसको पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया 1984 के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। खेड़ा संचार परियोजना जो है, जो कि गुजरात राज्य के अंदर क्षेत्र प्रयोगशाला के रूप में इस पर काम किया गया, और इसको 1984 के अंदर
यूनेस्को की जो आईपीडीसी है वो पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया, यानी वो संचार के विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है वहां पर इसको पुरस्कृत किया गया। तो ये थी खेड़ा विकास परियोजना। इसके बाद आता है SLV, अगला होगा ASLV, फिर आएगा PSLV, फिर आएगा GSLV। तो ये कालक्रम चला था इनका प्रक्षेपण यानों का, ठीक है। सबसे पहले SLV का विकास हुआ, तो ये रहा SLV-3 का विकास, ठीक है। SLV-3 जो था, इसको निम्न भूकक्षा जो थी उसके अंदर 40 किलो को स्थापित करने की क्षमता वाले प्रथम प्रमोचक रॉकेट करना, जिससे पहली जो सफल उड़ान थी वो 1980 में की गई। दो फैक्ट आपको याद रखना है। पहला है SLV जो 3 है उसको कहां पर निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया, 40 किलोग्राम इसकी क्षमता, और ये जो है इसकी जो पहली सफल उड़ान है वो 1980 के अंदर जो है वो की गई थी। तो 3 फैक्ट याद रख लेना। निम्न भूकक्षा में स्थापित SLV-3, ठीक है, 40 किलो वजन, और पहली सफल उड़ान कब, 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। इसके बाद सुदूर संवेदन के क्षेत्र में 2 उपग्रहों ने काम किया, भास्कर 1 और भास्कर 2, ठीक है। जबकि भावी जो संचार उपग्रह प्रणाली है उसके लिए ये याद रख लेना, एप्पल जो था वो अग्रदूत बना था। तो एप्पल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एप्पल की फुल फॉर्म है एरियन यात्री नीत भार परीक्षण। तो ये फुल फॉर्म्स आप याद रखोगे सबकी। साइट की क्या है, एप्पल की क्या है, तो एप्पल की याद रख लेना, एरियन यात्री नीत भार परीक्षण। इसके बाद में जो ASLV मैंने आपको बताया, SLV के बाद ASLV का विकास हुआ। ASLV की फुल फॉर्म है जटिल संवर्धित उपग्रह प्रमोचक रॉकेट, जिसको ASLV बोलते हैं। इसका विकास हुआ और इसने स्ट्रैप ऑन, चाहे बल्बस ताप कवच हो, इन सबको प्रदर्शित किया, जिससे कि जो PSLV और GSLV है उनका जो है निर्माण संभव हो पाया, ठीक है। तो ये कोई याद करने लायक फैक्ट नहीं है, इसको छोड़ देना। तो याद करने लायक फैक्ट मैंने आपको ऊपर समझाई दिए क्या क्या है। इसके बाद 1980 के दशक के अंदर जो है अंतरिक्ष बुनियादी जो ढांचा था, यानी कि जो स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो 2 पार्टों के अंदर बंट गया। एक पार्ट जो था उसके अंदर संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए काम करना, और दूसरा था सुदूर सुदूर संवेदन के लिए, ठीक है। एक पार्ट था संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान से रिलेटेड, और दूसरा काम था सुदूर संवेदन से रिलेटेड। तो ये 2 व्यापक वर्गों के अंदर बंट गई थी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 1990 के दशक में। तो ये अपनी पहली हेडिंग थी, भारत के अंदर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास। आपने इतना नहीं पढ़ा होगा पहले कभी, और अब आपने पढ़ लिया सब कुछ। अब आपको इसरो की साइट पे जाने की नीड नहीं है। मुझे 5 दिन लगे थे इसरो का ये पूरा कंटेंट रेडी करने में। मैंने कैलकुलेशन किया था, मैंने आपको बोला था ना 15 तारीख तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो इसी के चक्कर में लेट हुआ था, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था कि इसरो 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतने सारे टैब्स हैं इसरो के अंदर, इतना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो फिर मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं था उसमें। उसमें भी मैंने गगनयान और चंद्रयान 3 की डिटेल्स नहीं लिखी, क्योंकि वो आपके नोट्स में ऑलरेडी थी, नहीं तो ये पेज बहुत ज़्यादा हो जाते, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अपने साइंस टेक्नोलॉजी की कंप्लीट बुक ही निकालेंगे, जिसके अंदर कंसेप्ट्स भी होंगे, गवर्नमेंट की साइट का भी कवरेज होगा, और करंट अफेयर्स भी कवर किया जाएगा जब तक वो बुक आएगी वहां तक का, ठीक है। उसके बाद वाला तो है वो अगले एडिशन में चलता रहेगा ऐसे। तो एक बार के लिए सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसरो पे चलते हैं। अगला जो अपना हेडिंग है वो है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सबसे पहले कुछ संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं इसरो का। तो इसरो जो है वो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है इसका हिस्सा है। अंतरिक्ष विभाग का क्या है, प्रमुख घटक है। कब से, सितंबर 1972 से। अब सवाल ये आता है कि जो अंतरिक्ष विभाग है उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई थी जून 1972 के अंदर, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, जून 1972 के अंदर, और फिर सितंबर 1972 के अंदर इसरो जो है वो इसका प्रमुख घटक बन गया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसरो जो है वो अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख घटक जून 1972 में बना, तो गलत है ये।
अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई है जून 1972 में तो, और सितंबर 1972 के अंदर इसरो इसका एक प्रमुख घटक बना है। इसरो से पहले जो संस्था काम करती थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनकोस्पार के नाम से भी शॉर्ट में जानते थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, शॉर्ट में इनकोस्पार। ठीक है, और ये डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही इसकी स्थापना की थी 1962 के अंदर। ठीक है, भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी डॉक्टर विक्रम साराभाई की सिफारिश पर 1962 के अंदर, इनकोस्पार की। और फिर इसका नाम जो है वो चेंज किया गया और इसका नाम इसरो कर दिया गया। कब? 15 अगस्त 1969 को। तो इस दिन इसरो का जो है वो गठन भी किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वही बोल बच्चन वाली बातें हैं सारी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो उपग्रह हैं उनकी स्थापना करना। ठीक है, ये आपको याद करने लायक कुछ भी नहीं है इसमें से। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु के अंदर है। अब सबसे मेन चीजों पे आते हैं, इसरो के सेंटर्स पे और यूनिट्स पे, इसरो के केंद्र और उसकी इकाइयां, ये अपने को देखने हैं और अपने को याद करने हैं। मेनली तो इनकी स्थिति को याद करना है, लेकिन और एडवांस क्वेश्चन बना सकता है वो इनके प्रमुख कार्य देखकर। अब ये नहीं है कि इसरो की साइट पे एज इट इज ऐसी टेबल ये पूरा इसरो की साइट से उठा लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, पैराग्राफ फॉर्म में चीजें दी हुई थी, चेंज किया गया उन सबको, मेहनत लगती है उसमें टेबल फॉर्म में चेंज करने में। ठीक है, ऐसे ही मैंने जो आपके आपराधिक कानून है, अच्छा आपराधिक कानून एक बचा हुआ है, उसकी जल्दी क्लास आ जाएगी, चिंता मत करो, 2-3 दिन में। तो उनको भी मैंने चेंज किया है बेटर कंटेंट में। तो अपने क्या है, मूल स्रोत रेकमेंड नहीं करते, अपने मूल स्रोतों से कंटेंट तैयार करके ही प्रोवाइड करवाते हैं आपको सारा, ताकि आपको ना करनी पड़े मेहनत। हम बैठे हैं उसके लिए, हम झेल लेंगे डिप्रेशन सारा दिन वर्कलोड का। ठीक है, हम का मतलब मैं ही हूँ एक, तो मुझे ये आदत पड़ गई है कि इन फ्यूचर अपने टीम लेके आएंगे हम, हो जाएगी वो, है ना, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है अभी। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है ना, अब इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है क्या? रख सकते हो रखने को तो, अदरवाइज मत याद करना। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं, ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने जब आपको डीबीटी पढ़ाई थी, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर भी एक सेंटर था, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, वो कहां पर था वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, आरएएस प्री में भी आया हुआ था वो। इसके अलावा अच्छा, ये विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है, इसका मेन काम जो है वो प्रमोचक रॉकेट्स जो है उनका निर्माण करना, जिनसे प्रमोचन होता है वो वाले रॉकेट्स जो है ये बनाता है। ठीक है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में। यूआर राव, ये सब जो है ना इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, आगे अपने पढ़ेंगे। यूआर राव अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो ये बेंगलुरु के अंदर है। यूआर राव अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है, और इसका काम डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का है, उपग्रहों की डिजाइनिंग करता है और उनका विकास करता है। इसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, श्री हरिकोटा के अंदर है ये। ठीक है, और ये उपग्रहों और प्रमोचक रॉकेट्स का समेकन और प्रमोचन करता है। ठीक है, उनको कंपाइल करता है और उनको प्रमोचित करता है। जो उपग्रह हैं और प्रमोचक रॉकेट है, यानी इन दोनों के अंदर जो अलग अलग काम हो रहा था उसको एक साथ ये करता है सतीश धवन। यहाँ से प्रमोचन होता है ना रॉकेट्स का, आप जानते ही। अभी इसकी 100वीं उड़ान भी, 100वां जो प्रमोचन है वो भी अपने पढ़ेंगे यहाँ से आगे। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, आप जानते हो, जो इंजन आप जानते हो, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक, ये 3 स्टेज होती है। ठीक है, तो ये द्रव वाली स्टेज की बात हो रही है। द्रव नोदन जो प्रणाली केंद्र है वो कहां पर है? तो वो है आपका वलीयमाला और बेंगलुरु के अंदर। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र कहां पर है? वलीयमाला और बेंगलुरु के अंदर, और ये काम करता है क्रायोजेनिक चरण के साथ साथ द्रव चरणों के विकास को लेकर, नाम ही द्रव है इसका। ठीक है, तो ये चीजें हैं। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो प्रमोचक रॉकेट्स बनाता है। यूआर राव अंतरिक्ष केंद्र उपग्रहों का डिजाइन और विकास करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोनों ही काम करता है, और द्रव नोदन प्रणाली केंद्र द्रव चरणों का विकास करता है क्रायोजेनिक के साथ साथ। ठीक है, कहां कहां पर है? विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में है, यूआर राव बेंगलुरु में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा के अंदर है, द्रव नोदन जो प्रणाली केंद्र है वो वलीयमाला और बेंगलुरु के अंदर है। फिर आता है एक सैक, जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, सेक। ठीक है ना, सेक
और ये है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। और इसका काम क्या है? संचार और जो सुदूर संवेदी उपग्रह हैं उनके संवेदकों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित पहलुओं पर कार्य करना। तो बेसिकली ये संचार और सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए काम करता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक अहमदाबाद के अंदर है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है ना, राष्ट्र, ये आप RAS प्री संभालना, पुराने वाले उन सब में आपको इस पूरी PDF में से आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे। RAS प्री के तो सारे क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे गए हैं और आगे भी यहीं से पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है वो कहाँ पर है? वो हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन जो केंद्र है वो कहाँ पर है? वो हैदराबाद के अंदर है और ये सुदूर संवेदन से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, तो ये आपके इसरो के केंद्र और इकाइयां थी। आगे और भी बहुत सारी पढ़ेंगे। अब आते हैं इसरो के अध्यक्ष को लेकर, कि जो इसरो का अध्यक्ष होता है वो इसरो की गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा इसरो का अध्यक्ष और क्या क्या होता है? जो आपके अंतरिक्ष विभाग मैंने आपको बताया, जिसका इसरो पार्ट है, कब बना है वो भी बता दिया। तो उस अंतरिक्ष विभाग का जो सचिव होता है वो भी इसरो का हेड ही होता है। इसके अलावा एक अंतरिक्ष आयोग आएगा जिसको अपने आगे पढ़ेंगे, उस अंतरिक्ष आयोग का भी यही अध्यक्ष होता है। यानी एक व्यक्ति 3 प्रमुख भूमिकाएं निभा रहा है। एक इसरो का प्रमुख है, दूसरा अंतरिक्ष विभाग का वो सचिव भी है और तीसरा वो अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी है। तो 3 प्रमुख भूमिकाएं एक ही आदमी निभा रहा है। अब ये जो अंतरिक्ष आयोग है ये एक शीर्ष निकाय है जो कि नीतियों को तैयार करता है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन है उसका निरीक्षण करता है। बेसिकली जैसे भारतीय अंतरिक्ष नीति आई थी 2023, ठीक है, इसको तैयार करने का काम किसका था? अंतरिक्ष विभाग का था, सॉरी अंतरिक्ष आयोग का था। ये एक शीर्ष निकाय है। इसके अलावा ये भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है जैसे गगनयान है, चंद्रयान है, इसके कार्यान्वयन का क्या करता है? निरीक्षण करता है। अब इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन, याद कर लेना, डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, अब इसरो की साइट पर वी नारायणन के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे रखी है। सबसे पहली जानकारी तो यही दे रखी है कि इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया है, तो वो किया है 13 जनवरी 2025 को। ठीक है, लोहड़ी वाले दिन जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 13 जनवरी 2025 को। किन किन के रूप में? इसरो के अध्यक्ष के रूप में, अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, आपको बताया एक व्यक्ति 3 प्रमुख भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है। इससे पहले इन्होंने कहां कहां पर काम किया है? तो इससे पहले इन्होंने जो द्रव नोदन प्रणाली केंद्र है वलीयमाला के अंदर, उसके निदेशक के रूप में भी कार्य किया हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये किस फील्ड से आते हैं? तो ये रॉकेट और अंतरिक्ष यान नोदन विशेषज्ञ हैं। ध्यान रखना, इनका संबंध किससे है? रॉकेट और अंतरिक्ष यान नोदन से है। ठीक है, 1984 के अंदर इसरो के अंदर इन्होंने अपनी सेवा जो है, सर्विस जो है वो स्टार्ट की थी। अब आप सोच के देखो, 16 और 2025 में बने हैं ना, 41 साल के बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि सीनियोरिटी के बेसिस पे काम हो रहा है। GSLV मार्क 3 प्रमोशन यान के 25 टन क्रायोजेनिक नोदन प्रणाली की कल्पना हो, डिजाइनिंग हो और विकास हो, उन सब पर इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इनका संबंध GSLV मार्क 3 से भी है। ठीक है, उसके क्रायोजेनिक से 25 टन वाले। इसके अलावा उन्होंने 2 थीसिस भी लिखे हैं। जैसे एमटेक के अंदर एक इन्होंने थीसिस लिखा था, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में प्रवाह नियंत्रण के लिए कैविटेटिंग वेंचुरीज। और पीएचडी का जो इनका थीसिस था उसका नाम था क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के लिए थ्रस्ट और मिक्सचर रेगुलेशन सिस्टम। तो क्या ये याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं याद करने। ठीक है ना, ये तो मैंने उस लिए दिए हैं कि अगर मान लो वो पूछ लेता है बाई एनी चांस, वैसे तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछना भी चाहिए, पूछ लेता है तो फिर मेरे पास में तो हो कि मैंने तो लिख के दिया था तुम्हें, तुमने नहीं पढ़ा। पर बेसिकली कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है, बस इतना याद रख लेना, क्रायोजेनिक से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ आपको ये भी याद रखना था, क्रायोजेनिक यहाँ याद कर लिया तो ये बड़ा याद करने की नीड ही नहीं है। इसके अलावा ये एक चीज और के भी अध्यक्ष थे, एक जो LP
LPSC और IPRC समन्वय समिति जो थी इसके भी अध्यक्ष थे, और जो कार्यक्रम प्रबंधन परिषद अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली के अंदर जो कार्यक्रम प्रबंधन परिषद है इसके भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या ये याद करना है? बिल्कुल, ये याद कर लेना एक फैक्ट कि ये किन किन के अध्यक्ष रह चुके हैं। LPSC, IPRC समन्वय समिति के, इसके अलावा कार्यक्रम प्रबंधन परिषद जो अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली का पार्ट है उसके भी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। इसके अलावा इसरो के जो 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूपण समूह था उसके भी ये सदस्य थे। ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूपण समूह था उसके ये सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने चंद्रयान के अंदर, गगनयान के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, 41 साल काम किया है। अब आते हैं भूतपूर्व अध्यक्ष पे। ये तो थे वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन, इनकी जीवनी को अपने थोड़ा सा समझा। ठीक है, ये भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आते हैं भूतपूर्व अध्यक्ष पर। सबसे पहले जो इसरो के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, 1963 से लेकर 1971 तक। अब आप सोचेंगे कि स्थापना तो 1969 में हुई और अध्यक्ष 1963 से ही, तो इनको स्पार्क था पहले। ठीक है, बाद में इसरो बना है, नाम परिवर्तन हुआ था सिर्फ। उपलब्धि क्या है? तो इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। जो थुम्बा है उसके अंदर, केरल के अंदर जगह है थुम्बा, वहां पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और इनकोस्पार की जो स्थापना है वो इन्होंने ही की थी। इनकोस्पार बाद में इसरो बन गया था। भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था उसकी नींव भी विक्रम साराभाई ने ही रखी थी। तो ये इनकी उपलब्धियां आपको याद रखनी पड़ेगी। हो सकता है मैंने PDF वापस देखी तो उसमें ये कटा हुआ था, ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट कटा हुआ था। ठीक है, तो ये आप लिख लेना है, क्योंकि ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है ना, तो ये यहां तक आ गया होगा, है ना, इस वजह से ये ढक गया पार्ट। ठीक है, तो ये वर्ड का थोड़ा सा है। तो ये आप अपडेट कर लेना। इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई 1963 से 1971, एक ही लाइन बची ही थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। क्या उपलब्धियां हैं? तो थुम्बा के अंदर इन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की, इनकोस्पार की स्थापना की जो बाद में इसरो बन गया, और भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था उसकी नींव भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही रखी। अगले जो इसरो के अध्यक्ष थे वो थे MGK मेनन। ठीक है, इनकी कोई खास उपलब्धि है नहीं जो आप याद कर पाओ। ठीक है, इसके बाद सतीश धवन जो आप जानते हो, सतीश धवन 1972 से 1974 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। क्या ये याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रमुख मिशन जो इनमें योगदान था इनका, भारत का पहला जो सफल लॉन्च वाहन था SLV-3, और पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट 1975 के अंदर इन्हीं के समय लॉन्च हुआ था। ध्यान रखना, SLV-3 जो ऊपर अपने बात कर चुके हैं, और एक था आर्यभट्ट जो 1975 में लॉन्च हुआ था, वो फिर सतीश धवन के काल में ही लॉन्च हुए थे। ठीक है, इन्होंने इनसैट और IRS प्रणालियों की भी शुरुआत की थी। ध्यान रखना, इनसैट और IRS जो प्रणाली है उसकी शुरुआत भी किसने की थी? सतीश धवन ने। प्रोफेसर UR राव जिनके नाम पर बेंगलुरु के अंदर अंतरिक्ष केंद्र है, 1984 से 1994 तक इसरो के अध्यक्ष रहे, और इन्होंने भारत में जो उपग्रह प्रौद्योगिकी थी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, उसको ज्यादा मजबूत किया। ठीक है, ASLV का विकास। ठीक है, SLV के बाद ASLV, भारत के जो वर्क हॉर्स रॉकेट है PSLV, उनके डिजाइन और विकास में इनकी मुख्य भूमिका रही है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। डॉक्टर के मतलब वैसे तो बहुत खास बात है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बात इतनी कोई खास नहीं है। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है, इनके समय में भारत जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बना। तो ध्यान रखना, कस्तूरी रंगन जी का संबंध जो है वो रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह है, सुदूर संवेदी जो उपग्रह है उनसे है। इनका प्रमुख जो काम था वो था PSLV का पूरी तरह से परिचालन और GSLV का सफल परीक्षण।
इनके बाद में माधवन नायर आए, जिनको भारत को चंद्रमा तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। प्रमुख मिशन इनका चंद्रयान 1 था 2008 के अंदर, जिसने चंद्रमा के ऊपर पानी के अणुओं की खोज की। इनके कार्यकाल में 25 सफल मिशन पूरे हुए। सिर्फ इतना याद रख लेना, माधवन नायर का संबंध चंद्रयान 1 से था, जो 2008 के अंदर जो है वो प्रमोचित हुआ था, और इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की थी, चंद्रयान 1 ने। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर के राधाकृष्णन इसरो के अध्यक्ष बने, और इन्होंने मंगल तक भारत को पहुंचाया। ठीक है, मंगलयान जो मिशन था, जो कि 2013 का था, उसकी ऐतिहासिक सफलता इन्हीं के काल में मिली थी। इसके अलावा इन्होंने जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था, उसके साथ साथ GSLV D5 का भी सफल प्रक्षेपण किया था। तो ये भी आप याद कर सकते हो। RC किरण कुमार, तो जो भारत की नेविगेशन प्रणाली है नाविक, उसको इन्होंने पूरा किया। भारत की अपनी जो नेविगेशन प्रणाली नाविक है, उसको इन्होंने पूरा किया था RC किरण कुमार ने। ठीक है, IRNS नाविक उपग्रह श्रृंखला का सफल समापन और कार्टोसैट श्रृंखला का विस्तार, आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में। के सिवान, जो मोदी जी और के सिवान का आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो के सिवान को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने गगनयान और चंद्रयान 2 जैसे जटिल मिशन जो थे, इनका नेतृत्व किया था। और LVM-3 जो था, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से कार्यक्षम बनाया था, GSLV Mark 3 LVM-3। एस सोमनाथ, आप जानते हो 22 से 25 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, और इनके नेतृत्व में ही भारत ने चंद्रयान 3, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन भी इन्हीं के काल में जो है वो स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा जो SSLV है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसको भी सफलतापूर्वक इन्हीं के काल में लॉन्च किया गया। तो 3 प्रमुख उपलब्धियां याद रखना, चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, और SSLV जो है उसका सफल परीक्षण। और अभी वर्तमान में है डॉक्टर V नारायणन, जिनके बारे में अपने बात कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं चंद्रयान 4 पे, ल्यूपेक्स निशार पे, जो नासा और इसरो का मिशन है। डिटेल में पढ़ेंगे आगे। गगनयान जो आपने पढ़ा होगा। इसके बाद मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एक अंतरिक्ष विभाग है, ठीक है, एक इसरो है, और एक अंतरिक्ष आयोग है। अब ये जो अंतरिक्ष आयोग है, इसको अगर अपने ध्यान से देखें तो इसके जो अध्यक्ष हैं, आपको मैंने सिंपल चीज बताई, जो अंतरिक्ष विभाग का सचिव होगा वही इसरो का अध्यक्ष होगा, और वही अंतरिक्ष आयोग का भी अध्यक्ष होगा। तो अंतरिक्ष आयोग की वर्तमान संरचना को अगर देखेंगे तो इसके अध्यक्ष वही होंगे जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो हैं डॉक्टर V नारायणन। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से सदस्य आपको याद करने चाहिए, तो एक आपको अजीत डोवाल को याद करना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो भी इसके सदस्य हैं अंतरिक्ष आयोग के। PK मिश्रा को आपको याद करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो PK मिश्रा हैं, और वो भी इस अंतरिक्ष आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमानाथन भी इसमें आपको सदस्य के रूप में मिलेंगे। और जो इन स्पेस, जो आगे अपने डिटेल में इन स्पेस को पढ़ने वाले हैं, तो इन स्पेस के जो अध्यक्ष हैं पवन कुमार गोयनका, वो भी इसके सदस्य रह चुके हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, इसके अलावा आपको सिर्फ ये एक महिला सदस्य मिलेगी इसमें, और वो है सीमा जैन। ठीक है, वित्तीय सदस्य है। और इसमें सचिव कौन है फिर अंतरिक्ष आयोग का, तो संक्री मुरली जो है वो इसके सचिव है। आपको ध्यान रखना है, बस इतने ही याद करने, इसके अलावा ये सारे याद नहीं करने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष विभाग के बारे में। अंतरिक्ष विभाग की दृष्टि क्या है, छोड़ दो। लक्ष्य क्या है, छोड़ दो, वही सेम इसरो वाली सी ही लक्ष्य होंगे, इसके भी कोई खास नहीं है। उद्देश्य क्या है, छोड़ दो, पढ़ लेना, एक रीडिंग ले लेना। उपभोक्ता कौन कौन है, छोड़ दो। अंतरिक्ष विभाग क्या क्या कार्यक्रम चला रहा है, छोड़ दो। सिर्फ एक रीडिंग लो और खत्म करो, पढ़ने लायक नहीं है, क्वेश्चन आने लायक नहीं है। बेसिकली पढ़ने लायक तो है ही, क्वेश्चन आने लायक नहीं है। फिर एक स्ट्रक्चर को अपने थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है कि जो अंतरिक्ष विभाग है, प्रधानमंत्री जो है वो इसको कंट्रोल करता है अंतरिक्ष विभाग को,
और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है अंतरिक्ष आयोग। मैंने आपको बताया ये शीर्ष निकाय है, ठीक है ना, अंतरिक्ष आयोग, जिसका अध्यक्ष वही होता है जो इसरो का अध्यक्ष होता है और जो अंतरिक्ष विभाग का सचिव होता है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग किसके नियंत्रण में है? प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है, ठीक है। और ये जो अंतरिक्ष विभाग है इसके नियंत्रण में भी बहुत सारे निकाय हैं, कुछ स्वायत्त निकाय हैं, कुछ इसरो के इसरो भी है और इसकी जो यूनिट्स हैं वो भी है। इसके अलावा इन स्पेस भी अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में है। और इसके अलावा केंद्रीय उपक्रम भी है जिनको सीपीएसई के नाम से जानते हैं, वो भी अपने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं इसरो के सेंटर्स और यूनिट जो कि इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जानते ही हैं अंतरिक्ष विभाग जो है इसका भी मुख्यालय और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है। इसके अलावा समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है, समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, वो भी बेंगलुरु के अंदर है। तो आप जानते हो ऑलमोस्ट फ्लाइट्स जो होती है वो बेंगलुरु की होती है, तो इससे लिंक करके पढ़ सकते हो कि जो उड़ान केंद्र है समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र वो कहां पर है, तो वो बेंगलुरु के अंदर है। इसके अलावा ये प्रश्न आप चेक करना, आरएएस प्री 2018 में मिल जाएंगे आपको। ये भारतीय सुदूर राष्ट्रीय वाला ऊपर पढ़ा चुका हूं, वो नीचे भी आएगा। भारतीय सुदूर संवेदन जो संस्थान है वो कहाँ है? देहरादून के अंदर है, ध्यान रखना, है ना। जो वन रिपोर्ट निकालता है भारतीय सर्वेक्षण वो भी देहरादून का ही एक है। और ये भारतीय जो सुदूर संवेदन संस्थान है, दूर दूर कौन होते हैं? पहाड़ दूर होते हैं, तो पहाड़ी इलाका है देहरादून, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन, इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, भारतीय कहाँ है और राष्ट्रीय कहाँ है। तो भारतीय जो है वो तो आपका देहरादून में है, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है वो हैदराबाद के अंदर है, क्योंकि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद हैदराबाद में ज्यादा होता है, ठीक है, आप जानते ही हो कौन करता है, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय वाला तो हैदराबाद में, और भारतीय वाला जो है, क्योंकि वो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, है ना, तो ऐसे याद कर लेना। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है वो देहरादून के अंदर है, ठीक है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर है? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसरो जो जड़त्वीय प्रणाली एकक है वो कहां है? तिरुवनंतपुरम के अंदर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जहां है वहां पर ही इसरो जड़त्वीय प्रणाली एकक भी है। जड़त्व क्या होता है? तो आप जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जड़त्वीय प्रणाली जो एकक है वो कहां पर है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। इसके अलावा इसरो जो नोदन कॉम्प्लेक्स है, ये भी पूछा हुआ है, इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स कहां पर है? महेंद्रगिरी के अंदर है। कहां पर है? महेंद्रगिरी के अंदर इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स। इसरो दूरमिति अनुवर्तन और आदेश संचार जाल, जिसको इस ट्रैक के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु के अंदर ही है। तो ये बेंगलुरु वाले एक जगह लिख लेना और इनको याद कर लेना अच्छे से। एक आपका अंतरिक्ष विभाग और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु में है, इसरो दूरमति अनुवर्तन और आदेश संचार जाल, जिसको शॉर्ट में इस ट्रैक जानते हैं, वो बेंगलुरु में है। इसके अलावा विद्युत प्रकाश की तंत्र प्रयोगशाला, जिसको लियोस के नाम से जानते हैं अपने, ठीक है ना, विद्युत प्रकाश की जो तंत्र प्रयोगशाला है लियोस, वो कहां पर है? वो भी बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। द्रव नोदन प्रणाली जो केंद्र है, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC, वो तिरुवनंतपुरम के अंदर है। मुख्य नियंत्रण सुविधा देखो तिरुवनंतपुरम में ये भी है, जड़त्वीय वाला और द्रव नोदन प्रणाली केंद्र भी। मुख्य नियंत्रण सुविधा जो है वो हासन के अंदर है, हासन शायद कर्नाटक में है। मुख्य नियंत्रण जो सुविधा है वो कहां पर है? हासन के अंदर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद के अंदर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार जो है, सार जो है वो बड़ा है नेल्लोर के अंदर। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर सार जिसको अपने बोलते हैं वो नेल्लोर के अंदर है। सैक आप जानते हो अहमदाबाद के अंदर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के अंदर है। अब इसके बाद जो अगला, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसरो, मैंने आपको यहाँ से बता दिया पहला पार्ट, अंतरिक्ष विभाग के अंडर जो इकाइयां थी उसमें इसरो की यूनिट्स और केंद्र जो है मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं इन स्पेस पे। अब इन स्पेस के अंदर क्या है?
देखो इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र, ठीक है। ये बेसिकली वाणिज्यिक इकाई है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र जो इन स्पेस है वो कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर, ये इतना याद रख लेना। इन स्पेस कहां पर है, अहमदाबाद के अंदर। अब बात करते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो अंतरिक्ष विभाग के अधीन आते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, दोनों के दोनों बेंगलुरु के अंदर है। जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, पहला है अंतरिक्ष निगम लिमिटेड और दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो दोनों जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, दोनों के दोनों बेंगलुरु के अंदर है, अंतरिक्ष निगम लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके बाद में आते हैं स्वायत्त निकायों पर, ऑटोनोमस बॉडीज पर। इसमें सबसे पहला आता है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि तिरुवनंतपुरम के अंदर है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तिरुवनंतपुरम के अंदर। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो है तिरुपति के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति के अंदर है। और उत्तर पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है वो है रिभोई जिले के अंदर। याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। उत्तर पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहां पर है, रिभोई जिले के अंदर। इसके अलावा ये जो आपको मैंने बताई थी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ऊपर भी बताई थी, अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस बॉडीज है। ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी जो है वो स्वायत्त निकाय नहीं है। तो ये भी याद रखना है कि ये चारों स्वायत्त निकाय हैं, फिर इनकी स्थिति याद रखनी है। जैसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में। तो एक काम करना, ये तिरुवनंतपुरम वाली एक जगह ही लिख लेना सारी, ठीक है। फिर बेंगलुरु वाली एक जगह लिख लेना यूनिट्स को, ऐसे याद कर लेना। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो तिरुपति के अंदर है। उत्तर पूर्व अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है वो रिभोई जिले के अंदर है। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के अंदर है। और चारों की चारों ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्वायत्त निकाय हैं। इसके अलावा एक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा केंद्र भी है, कहां पर, बेंगलुरु के अंदर। तो इन सबको एक जगह लिख लेना जो जो बेंगलुरु के अंदर है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा केंद्र। अब आते हैं आगे, इसरो ने जो अब तक मिशन पूर्ण कर लिए हैं उनकी बात करते हैं। 15 जनवरी 2026 तक के आंकड़े अपने देख रहे हैं यहाँ पर। ये आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट आंकड़े यही है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे आंकड़े। अंतरिक्ष यान मिशन कितने हो चुके हैं अब तक, 134। कितने लॉन्च मिशन है, 105। विदेशी उपग्रह कितने हैं, 434। छात्रों या निजी कंपनियों द्वारा निर्मित उपग्रह 18। री एंट्री मिशन और पॉइम्स जो हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइम्स को ऑब्जर्वेशनल बोलते तो हैं यार कुछ। री एंट्री मिशन एंड पॉइम्स जो हैं वो 9 हो चुके हैं। इसरो द्वारा सुगम बनाए गए जो लॉन्च मिशन है वो 2 और गगनयान जो है वो 1, आप जानते ही हो मिशन, ठीक है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं जो अंतरिक्ष यान मिशन है 134 है, क्या सारे पढ़ने, नहीं, लेटेस्ट वाले पढ़ने सिर्फ। अब ध्यान रखना, एक तरफ नाम होगा, फिर उसकी प्रमोशन दिनांक, फिर प्रमोचक रॉकेट कौन सा है, किस कक्षा में उसको स्थापित किया गया और उसका उपयोग क्या है, ये सारी डिटेल्स अपने पढ़ने वाले हैं। देखो ये है सबसे लेटेस्ट वाला EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि 12 जनवरी 2026 को आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन इसरो की साइट पे आवश्यक रूप से अपडेट किया गया, बहुत सारी डिटेल के साथ लिखा हुआ है, आगे अपने पढ़ेंगे। EOS-N1 जो है इसको 12 जनवरी 2026 को जो है वो प्रमोचित किया गया है। प्रक्षेपण यान कौन सा है, PSLV C62। कौन सा है, C62 है। तो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, ये भी ध्यान रखना। तो PSLV C62 EOS-N1 मिशन। तो प्रक्षेपण यान आपको याद करना है PSLV C62, 12 जनवरी 2026 को। और डिटेल देखेंगे आगे। फिर लेटेस्ट में ही CMS-03 जो है, जो कि LVM-3 नाम से स्पष्ट है, 03 इसमें है और 3 इसमें है। LVM-3 M5 जो है प्रक्षेपण यान, इसके माध्यम से इसको प्रमोचित किया गया, कब, 2 नवंबर 2025 को। 2 नवंबर 2025 को कहां पर, GTO के अंदर। भूतुल्यकालिक जो कक्षा है उपग्रह की,
वहां पर इसको स्थापित किया गया और ये जो है संचार के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके बाद में निसार परियोजना चल रही है। निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है जो कि 30 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुआ है और इसको आगे अपने डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन सा यान है? GSLV F-16, GSLV F-16, ठीक है। कब? 30 जुलाई 2025 को। इसके अलावा EOS-09, अभी EOS-09 नहीं था, ये N1 है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। EOS-09, क्या ये सब याद करने हैं? तो आई थिंक नहीं याद करने चाहिए, टॉप वाले याद कर लो। पर कई बार क्या होता है कि जिस मूड में आरपीएससी चल रही है वो टॉप वाले तो पूछती नहीं है, जो सबसे फर्जी होता है वो पूछती है। तो इनके सिर्फ आप इतने याद कर लेना। ये शायद 100वीं उड़ान वाला है EOS-09, अभी देख लेते हैं। GSLV F-15 है 100वीं उड़ान तो। ये है GSLV F-15, ये 100वीं उड़ान है श्री हरिकोटा से, ठीक है। तो ये सीधा याद कर लेना। EOS-09 ये भी मत याद करना इनके डेट वेट, सिर्फ इतना। PSLV C-61 ये इसका यान है। NVS-03 को याद करना है अच्छे से और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 29 जनवरी 2025 को और श्री हरिकोटा से ये 100वां था। और GSLV F-15 जो है इसका प्रक्षेपण यान है। GTO के अंदर इसको स्थापित किया गया है, नौ वहन के लिए इसका यूज होता है। स्पाडेक्स ए जो है इसके अंदर PSLV C-60 और जो स्पाडेक्स बी था इसमें भी PSLV C-60। प्रोबा जो था, प्रोबा 3, इसमें PSLV C-59। GSAT N2 जो था उसमें था फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान, ठीक है। GSAT N2 जो था इसमें फाल्कन 9 जो था वो प्रक्षेपण यान था। GSO के अंदर इसको किया गया था, संचार उपग्रह है ये। जियो सिंक्रोनाइज जो ऑर्बिट है वहां पर इसको प्रक्षेपित किया गया था। EOS-08 जो है, EOS-08 इसमें ध्यान रख लेना, SSLV-D3 जो है ये इसका प्रक्षेपण यान है, ठीक है। तो इतना कोई खास नहीं है, फिर भी एक रीडिंग मार लेना। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट मिशन है उनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें PSLV C-62 जो सबसे लेटेस्ट है। PSLV C-62 जिसका नाम है EOS-0N1 मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 मिशन। प्रमोशन कब हुआ है? 12 जनवरी 2026 को सुबह। जिस ये सुबह वाला जो सीन है साइट पे लिखा हुआ है तो आरपीएससी भी कोई कम नहीं है। सुबह 10:17 पर सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा के अंदर उसके प्रथम प्रमोशन पैड से हुआ है, सेकंड से नहीं हुआ है, प्रथम प्रमोशन पैड से हुआ है प्रमोशन। और इसके अलावा ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड मैंने आपको बताया था एनसिल है ना, जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनसिल जो है, जो कि क्या था? केंद्रीय उपक्रम था, उसका ये 9वां विशेष वाणिज्यिक मिशन है। ध्यान रखना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कौन सा 9वां विशेष वाणिज्यिक मिशन है। हर एक डिटेल पढ़ना इसके बारे में क्योंकि सबसे लेटेस्ट है, करंट अफेयर्स में भी कवर किया जाएगा इसको। अब ये क्या करेगा, ये मिशन क्या काम करेगा? तो ये घरेलू और जो अंतरराष्ट्रीय ग्राहक हैं उनके 15 सह उपग्रहों के लिए प्रमोशन सेवाएं प्रदान करेगा। कितनों के लिए? 15 के लिए। घरेलू और जो अंतरराष्ट्रीय ग्राहक है उनके 15 सह उपग्रहों के लिए प्रमोशन सेवाएं प्रदान करेगा। और इसके अलावा जो EOS-N1 है, पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह का निर्माण और प्रमोशन करेगा। नाम में ही स्पष्ट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह का निर्माण और प्रमोशन करेगा। अब इस प्रमोशन के अंदर 2 ठोस जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स है उनसे लेस PSLV DL रूपांतरण का भी उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स इसमें लगी हुई है और PSLV DL रूपांतरण का उपयोग किया जा रहा है। PSLV की कितनी उड़ान है, कितने नंबर की उड़ान है? 64th उड़ान है, ध्यान रखना। लेकिन ये C-62 है, ध्यान रखना।
उड़ान कितनी है? 64वीं। इसके अलावा ये जो PSLV C62 मिशन है, इसके अंदर स्पेनिश स्टार्टअप जो है उसके द्वारा विकसित किए जा रहे पुनः प्रवेश यान के छोटे प्रोटोटाइप KID और कैस्ट्रेल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप इतना याद रख लेना, इस मिशन का संबंध किस देश के स्टार्टअप से है? स्पेन के, है ना, स्पेनिश स्टार्टअप से ये संबंधित है। KID जो है वो अंतिम सहयात्री होगा जिसे अंतरिक्ष में प्रवेश करवाया जाएगा। तो ये भी याद कर लेना कि जो KID है वो अंतिम सहयात्री होगा जिसको अंतरिक्ष में प्रवेश करवाया जाएगा, जिसके बाद यह दक्षिण प्रशांत महासागर में उतरने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा। तो ये पूरा का पूरा मिशन था। अगला जो मिशन है वो है LVM-3M5 या फिर CMS-03 मिशन। 2 नवंबर 2025 को इसको प्रमोचित किया गया। LVM-3M5 CMS-03 जो मिशन है इसको 2 नवंबर 2025 जो है प्रमोचित किया गया। और ये जो है LVM-3 जो प्रमोशन यान है उसकी 5वीं प्रचालनात्मक उड़ान है। अब ये जो CMS-03 है ये एक बहु बैंड संचार उपग्रह है। अब कौन कौन से बैंड का यूज हो रहा है वो भी अपने आगे देखेंगे, ठीक है। CMS-03 एक बहु बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग के साथ साथ एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। यानी इसकी सीमा भारतीय भूभाग तक ही नहीं है, उससे आगे भी है। इसको कहां पर प्रमोचित किया गया है? GTO के अंदर, ठीक है। जो भू समकालिक अंतरण कक्षा है GTO, वहां पर इसको प्रमोचित किया गया है और वहां प्रमोचित किया जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह है ये। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी दे रखा है, सॉरी भाई, रात को 3 बजे है ना। LVM-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन को प्रमोचित किया था। ये आपको पता ही है फैक्ट जिस चंद्रयान-3 के बारे में कि LVM-3 का पिछला जो मिशन था वो चंद्रयान-3 था। और अभी जो लेटेस्ट वाला है वो LVM-3M5 है, CMS-03 कुछ भी बोल लो, 2 नवंबर 2025 को। सबसे इंपॉर्टेंट है ये निसार, नासा इसरो सिंथेटिक, पूरा नाम पूछा जा सकता है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन। क्या उद्देश्य है? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। निसार जो है वो नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, ये तो आप जानते हो। अब इसका प्रमोचन यान आपको याद रखना है, तो ये GSLV Mark 2 है, बस इतना याद रख लेना, GSLV Mark 2 है 4 मीटर PLF के साथ, ठीक है। इसके अंदर एक L बैंड है और एक S बैंड है, ठीक है। और ये वैश्विक सूक्ष्म तरंगी प्रतिबंध मिशन है जिसमें पूर्ण रूप से ध्रुवण मापीय और व्यतिकरण मितीय डेटा प्राप्त करने की क्षमता है। तो ध्रुवण क्या होता है साइंस वाले स्टूडेंट ही जान पाएंगे, व्यतिकरण क्या होता है ये भी साइंस वाले ही जान पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप के बैंड यूज करता है, L और S। अब आपको याद हो तो RAS प्री 2021 में भी एक बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो भी इसरो की साइड से आएगा, आगे दिखाऊंगा। निसार जो मिशन है उसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि अमेरिकी और भारतीय जो विज्ञान समुदाय हैं उनके साझा हितों के क्षेत्र में भूमि और बर्फ विरूपण, भूमि परितंत्र और महासागरीय क्षेत्रों का अध्ययन करना। तो बेसिकली ये निसार जो प्रोजेक्ट है वो भूमि और बर्फ विरूपण से, भूमि परितंत्र से और महासागरीय क्षेत्रों के अध्ययन से संबंधित है। इसके अलावा निसार का जो अद्वितीय दोहरे बैंड वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो उन्नत नवीन तकनीक का उपयोग करता है जो उच्च विभेदन और व्यापक तस्वीरें प्रदान करता है। ये भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये भी छोड़ सकते हो फैक्ट, ये भी छोड़ सकते हो, कहाँ कहाँ ये मदद करेगा, एक रीडिंग ले लेना बस। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है निसार में जो अंतरिक्ष यान है उसका विन्यास कैसा होगा। तो इसमें ध्यान रखना, इसको I3
3K संरचना के आसपास इसको बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर दो प्रमुख नीत बार होंगे, L और S, सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये क्या काम करेंगे ये भी आपको इतना खास याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो S बैंड रडार प्रणाली है वो आपके इसरो के द्वारा विकसित की गई है, और जो L बैंड रडार प्रणाली है वो नासा के द्वारा विकसित की गई है, ये याद रख लेना। S वाली इसरो ने की गई है और L वाली किसने की है, नासा ने। आगे भी यही चीज दी हुई है, ठीक है। अब चरण पूछ लेगा वो निशार मिशन के चरण। तो पहला इसका प्रमोशन चरण है, जिसमें 30 जुलाई 2025 को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 प्रमोशन यान के जरिए इसको प्रमोचित किया जाएगा, ठीक है। जिससे श्री हरिकोटा जो उच्च तुंगता रेंज है, ये भी कहा जाता है, ये तो कोई खास बात नहीं है। और ये कहाँ स्थित है ये भी बता रखा है, कोई खास बात नहीं, बस आप इतना याद रख लेना। इसको प्रमोचित कहाँ से किया गया, 30 जुलाई 2025 को पहले तो, फिर इसरो के सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहां से, और GSLV, देखो ये रहा GSLV F-16, ये इसका प्रक्षेपण यान था। अगला जो चरण है वो तैनाती का चरण है, जिसके अंदर निसार के अंदर 12 मीटर व्यास का एक बड़ा प्रावर्तक जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रावर्तक है ये क्या काम करता है ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इतना याद रख लेना इसमें कितने मीटर व्यास का प्रावर्तक लगा हुआ है, 12 मीटर व्यास का। अगला चरण कमीशनिंग का है, अगला है विज्ञान प्रचालन चरण, बस इतना याद रख लेना, ज्यादा लोड मत लो। फिर ये जो मिशन अपने क्यों पढ़ रहे हैं अगला, क्योंकि ये श्री हरिकोटा से 100वां प्रमोशन है। GSLV F-15 NVS-02 मिशन जो है ये श्री हरिकोटा से 100वां प्रमोशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, तो सिंपल है कि ये भारत का जो भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोशन यान है GSLV, उसकी 17वीं उड़ान है। कौन सी है, 17वीं उड़ान है। और ये जो स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण है उसके साथ GSLV की 8वीं उड़ान है, और श्री हरिकोटा से ये 100वां प्रमोशन है, ठीक है। और GSLV जो F-15 पेलोड फेरिंग जो है वो कितना धात्विक संस्करण है ये छोड़ सकते हैं, लाइन कोई खास नहीं है, ठीक है। श्री हरिकोटा से 100वां प्रमोशन है, तो आप याद रख लेना कब, तो GSLV F-15 जो है नौवहन उपग्रह है NVS-2 को लेकर 29 जनवरी 2025, ये याद रख लेना, एक नौवहन उपग्रह अपने साथ लेके जा रहा है NVS-02, कब, 29 जनवरी 2025 को 6:23 पर इसको द्वितीय प्रमोशन पैड से इसने उड़ान भरी थी। अब इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो GTO के अंदर, ठीक है, ये छोड़ सकते हो। फिर नाविक जो होता है आपको इसमें बताया गया है कि नाविक को भी ये साथ में लेके जाएगा, ठीक है। कहाँ पर नाविक, नौवहन उपग्रह जो है NVS-02, ठीक है, इसको भी साथ लेके जा रहा है ये। तो इसमें बहुत सिंपल है कि जो नाविक होता है वो दो प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, एक मानक स्थिति निर्धारण सेवा और एक प्रतिबंधित सेवा। जो मानक स्थिति निर्धारण सेवा होती है उसमें अपने सेवा क्षेत्र के अंदर 20 मीटर से बेहतर स्थिति सटीकता और 40 नैनो सेकंड से बेहतर समय की सटीकता प्रदान करती है, ठीक है। 20 मीटर और 40 नैनो सेकंड, दोनों फैक्ट याद रखना। तो ये इसरो के पूर्ण मिशन थे। अब आते हैं इसके लॉन्च मिशंस पर। लॉन्च मिशंस में सबसे लेटेस्ट वाला यही है PSLV C62 EOS N1 मिशन, ठीक है, ये मैंने आपको याद करवा दिया। नीट भारत इसका जो वो है EOS N1। इसके बाद में लेटेस्ट में 24 दिसंबर 2025 को LVM-3 M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। LVM-3 M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, और LVM-3 इसका प्रमोशन प्रकार है, और नीत बार इसका है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। सब कुछ तो दे रखा है, क्या ही पूछेगा इसमें वो। तो ये दो आप याद कर लेना, बाकी सब ये छोड़ देना, भले ही कोई खास नहीं है, छोड़ दो ये सब।
विदेशी उपग्रह अब तक 434 हो चुके हैं। सबसे पहला कौन सा था ये याद रख लेना, जर्मनी का था। नाम क्या था? DLR ट्यूबसेट। किस प्रमोचन यान से? PSLV C2 से। बस ये एक याद कर लेना, जर्मनी का DLR ट्यूबसेट और PSLV C2। बाकियों पर कोई खास फोकस करने की नीड नहीं है। बाकियों में याद करना चाहो तो इनके सिर्फ कंट्रीज याद कर सकते हो। किटसैट किसका है? तो कोरिया का है। बर्ड किसका है? जर्मनी का। प्रोबा बेल्जियम का है। इस टाइप से। बाकी मेरी राय तो रहेगी आप मत ही याद करना इनको। और लेटेस्ट वाले विदेशी उपग्रहों में ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 आपको याद कर लेना चाहिए, जो LVM-3 इसका नीत बार है, USA का है। ठीक है। और कब? 24 दिसंबर 2025 को। री एंट्री मिशन और पॉइंट्स की बात अगर अपने करें तो इसमें लेटेस्ट में 2024 के अंदर हुआ है, तो इसलिए कोई खास नहीं है। पॉइंट 4 PSLV C60 इसका लॉन्चिंग व्हीकल था, और ये एक स्पेस डॉकिंग प्रणाली थी, प्रयोग था। स्पार्डेक्स मिशन का टाइप था ये। इसके अलावा इसरो के द्वारा जो सुगम किए गए लॉन्च मिशंस थे, उनमें दोनों याद करने पड़ेंगे आपको। एक था प्रारंभ और एक था अग्निबाण। प्रारंभ 2022 में स्टार्ट हुआ था, 18 नवंबर 2022 को। अग्निबाण 30 मई 2024 को। विक्रम एस, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण यान कौन सा था प्रारंभ का? विक्रम एस। ठीक है। और अग्निबाण का था अग्निबाण सोर्टेड। ठीक है। और कक्षा का प्रकार आप छोड़ सकते हो। हाँ, अगला गगनयान मिशन दे रखा है, जो आप अपने नोट्स में पढ़ते ही हो, तो उसको पढ़ने की नीड नहीं है। इसके अलावा थुम्बा के अंदर आप जानते ही हो, तिरुवनंतपुरम के पास जो थुम्बा है, वहां पर आपका ट्रल्स जो है, उसको भारत का जो पहला परिज्ञापी रॉकेट था 1963 के अंदर, थुम्बा से जो है प्रक्षेपित किया गया था। और ट्रल्स जिसका नाम था, क्या नाम था? भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन स्टेशन। अब इसरो के प्रमुख विज्ञान मिशन को अगर अपने देखें तो एक खगोल विज्ञान से संबंधित चंद्रयान 1, मंगलयान, एस्ट्रोसेट, चंद्रयान 2, ये सब आप अपने नोट्स में पढ़ते ही हो। चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन, एक्सपोसैट, ये सब आपके नोट्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है। जो आपके पास नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनमें आपको इजीली मिल जाएंगे। जितनी डिटेल वहाँ इसरो की साइट पे लिखी है, उससे उल्टा ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ कवर नहीं किया है। क्यों? PDF के ऐसे ही पेज बनाने, आगे ये 47 पेज की होगी। तो गवर्नमेंट की साइट से, वैसे इसरो की साइट को अगर पूरा कवर कर लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट 120 पेज के नोट्स बनवा देगी, अगर इनको पूरा किया जाए। जैसे चंद्रयान 1 की डिटेल लिख दी, मंगलयान की लिख दी, एस्ट्रोसेट की लिख दी, तो ये फिर पेज ज़्यादा हो जाएंगे। 120 तो ज़्यादा बोल गया मैं, हो सकता है 100 पेज की PDF तो बनी जाए फिर। ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं कवर किया, क्योंकि आपके नोट्स में ऑलरेडी है। तो आप सिर्फ वही चीज़ पढ़ो जो आपके नोट्स में नहीं दी हुई। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान में कार्यरत जो इसरो के सेंटर्स हैं, ठीक है ना, उनकी अपने बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको अपने PRL बोलते हैं। और इसके 4 प्रमुख परिसर हैं। पहला जो मुख्य परिसर है वो अहमदाबाद के नवरंगपुरा के अंदर है। ठीक है। और इसका एक जो अन्य परिसर है वो थलतेज के अंदर है, अहमदाबाद में ही। तो इसका मुख्य परिसर और अन्य परिसर दोनों ही अहमदाबाद में है, जगह अलग अलग है। मुख्य परिसर नवरंगपुरा में है। ठीक है। मुख्य परिसर तो आपको पता ही नया ही होगा, तो नवरंग, और अन्य परिसर जो है वो थलतेज के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान में भी इसरो के 2 सेंटर्स हैं जो PRL के भाग हैं। ठीक है ना। और वो है अवरक्त वेधशाला जो माउंट आबू में है, और एक शोर वेधशाला जो कि उदयपुर में है। 2018 का RAS प्री, 2021 का RAS प्री, दोनों बार आया हुआ है शोर वेधशाला। लोगों को अब तक नहीं पता कहाँ से पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है, इसरो की वेबसाइट से ही पूछा जाता है। PRL के 4 परिसर में पूछा जाता है। ठीक है। तो ये पहला इसरो सेंटर था। इसके बाद आता है अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, जो कि 1963 के अंदर स्थापित की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के सहयोग से। ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई खास फैक्ट दे रखा है क्या?
थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना, चुंबकीय डुबकी भूमध्य रेखा पर थुम्बा रॉकेट स्टेशन, जिससे एसएलवी ने 1968 में, पढ़ सकते हो, इतना कोई खास फैक्ट है नहीं। अगला है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो तिरुपति के पास में गांधकी के अंदर स्थित एक स्वायत्त संगठन है। ऊपर पढ़ाया था शायद, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला गांधकी के अंदर स्थित है, तिरुपति के पास में, और एक स्वायत्त संगठन है। UR राव उपग्रह केंद्र बता चुका हूं, बेंगलुरु के अंदर है, जिसको कि पहले इसरो उपग्रह केंद्र के नाम से जाना जाता था। सॉरी, इसरो उपग्रह केंद्र के नाम से पहले इसको जाना जाता था। और प्रमुख केंद्र में क्या क्या काम करते हैं ये पता ही है, सैक बता चुका हूं, अहमदाबाद के अंदर है। प्रमोचक रॉकेट्स की बात करते हैं तो ये आप जानते हो, ये आपसे कैटेगरी वाइज पूछा जा सकता है कि जो उपयोग में आ रहे हैं उसमें एक तो PSLV है जिसको ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट बोलते हैं, एक GSLV है जिसको भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट बोलते हैं, एक GSLV Mark 3 है, एक परिज्ञापी रॉकेट है, अभी बताया था एक परिज्ञापी रॉकेट। करवा लियो टाइम खराब। ठीक है, परिज्ञापी रॉकेट भूल गया यार, ऊपर कौन सा बताया था, परिज्ञापी रॉकेट, विकासरत प्रमोचक, ये सारे टाइप हैं उपयोगरत प्रमोचक के। तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा प्रयोगरत उप प्रमोचक नहीं है, तो ये ध्यान रखना, PSLV, GSLV Mark 3, परिज्ञापी रॉकेट और विकासरत प्रमोचक। विकासरत प्रमोचक में कौन कौन आते हैं, फिर इसमें SSLV आते हैं, जो विकास हो रहा है जिनका, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या फिर जो पुनरुपयोगी प्रमोचक रॉकेट हैं, ठीक है, वो आते हैं, जैसे RLV-TD। इसके अलावा स्क्रैमजेट इंजन TD, ये भी इसमें विकासरत में आते हैं। सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो, उसमें ASLV आता है, एक तो आता है ASLV, ये सेवानिवृत्त हो चुका है। इसके अलावा इसमें आता है SLV-3, ये दोनों ही क्या है, सेवानिवृत्त प्रमोचक है। उपग्रह के टाइप भी बता रखे हैं इसरो की साइट पे, जैसे एक संचार उपग्रह होता है, तो ये जो संचार उपग्रह है ये भारतीय राष्ट्रीय जो उपग्रह प्रणाली है, जिसको अपने इनसेट के नाम से जानते हैं, भूस्थिर कक्षा में स्थापित जो 9 प्रचालन संचार उपग्रह सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़े घरेलू संचार उपग्रहों में से एक है। ठीक है ना, सबसे बड़ा जो संचार उपग्रह है उसमें इनसेट प्रणाली भी है। भू प्रेक्षण उपग्रह होते हैं, इसके अलावा वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान होते हैं, नौवहन उपग्रह होते हैं, ये सब आप पढ़ते हो, परीक्षणात्मक उपग्रह होते हैं, लघु उपग्रह होते हैं, विद्यार्थी उपग्रह होते हैं, जो कि नैनो या पिको उपग्रहों के विकास के लिए जो विविध विश्वविद्यालय और संस्थान है उनको बढ़ावा देने हेतु इसरो के विद्यार्थी उपग्रह कार्यक्रम की संकल्पना की गई थी। कोई खास नहीं। अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग। यहां से प्रश्न आते हैं। देखो, उपग्रह संचार के अंदर इसका क्या अनुप्रयोग है, सबसे पहले तो ये देखते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर क्या क्या अनुप्रयोग है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के। उपग्रह संचार जो अनुप्रयोग है उसके अंदर आप देखेंगे तो 3 टाइप के बैंड जो है वो काम करते हैं। एक है सी बैंड, एक है विस्तारित सी बैंड, और एक है KU बैंड, और एक है S बैंड। 4 बैंड काम करते हैं इसमें उपग्रह संचार के अंदर। RAS प्री 2021 का पेपर खोल के देखना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा,
कहाँ पर दिया हुआ था, इसरो की साइट पे दिया हुआ था। ठीक है, तो C+, KU और S ये 4 बैंड जो है ये काम करते हैं उपग्रह संचार के अंदर। ठीक है, ये सब छोड़ देना, सिर्फ ये 4 बैंड याद कर लेना। टेलीविजन वाला इनसेट काम करता है टेलीविजन के अंदर प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में, ये याद कर लेना। रेडियो नेटवर्किंग के अंदर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, जो ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है, वो यूज करता है इनसेट 3C के C बैंड को। ठीक है, जो रेडियो नेटवर्किंग में ऑल इंडिया रेडियो है वो इनसेट का जो 3C है उसके अंदर C बैंड को यूज करता है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दिया उपग्रह संचार में कौन से बैंड यूज होते हैं। रेडियो के अंदर ऑल इंडिया रेडियो किसका यूज करता है। इसके अलावा दूर संचार के अंदर ये फैक्ट्स कोई काम के नहीं है, खाली बातें हैं ये। ठीक है, बस ये याद करना है आपको कि जो VS80 नेटवर्क है ना, VS80 नेटवर्क जो है आपका पूरा नाम है अति लघु अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, बहुत अति लघु है ना, अपर्चर जो टर्मिनल है, जो VS80 नेटवर्क जो है वो कौन कौन से बैंड यूज करता है, तो वो C बैंड का यूज करता है, वो विस्तारित C का यूज करता है और KU बैंड का यूज करता है। और जो उपग्रह संचार है उसमें एक और S बैंड भी यूज में लिया जाता है, जबकि ये जो है बैंड VS80 नेटवर्क वो C विस्तारित C और KU बैंड को काम में लेता है। अब दूर चिकित्सा के अंदर एक इसरो दूर चिकित्सा मार्गदर्शी परियोजना है जो कि 2001 के अंदर स्टार्ट की गई थी, और चेन्नई के अंदर जो अपोलो अस्पताल है उसको आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के अरगोंडा गांव में अपोलो ग्रामीण अस्पताल से ये जोड़ती है बेसिकली। ठीक है, चेन्नई का जो अपोलो हॉस्पिटल है उसको जोड़ती है ये, एक छोटा सा गांव है अरगोंडा वहां से। ठीक है, तो ये है दूर चिकित्सा, है ना, आपस में लिंक कर देना एक दूसरे को। दूर शिक्षा के लिए इसरो चला रहा है एजुसेट, ये भी आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा। एजुसेट विशेष रूप से एजुसेट जो उपग्रह है ये विशेष रूप से शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला एक विषयगत उपग्रह है। अब इसमें क्या क्या होता है वो आप इसमें पढ़ लेना, राम कहानी सारी। एजुसेट के क्या उद्देश्य हैं पढ़ लेना। हाँ, इसके 3 चरण हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको 3 चरणों में एजुसेट जो है उसको लागू किया गया है। एक चरण है मार्गदर्शी, एक चरण है अर्ध परिचालन का और एक है परिचालन का। तो 3 चरण है, ये याद रख लेना एजुसेट के, एक मार्गदर्शी है, एक अर्ध परिचालन और एक परिचालन है। इसके बाद में ये फैक्ट कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एजुसेट कार्यक्रम के तहत जो नेटवर्क है वो 2 प्रकार के टर्मिनल को शामिल करता है। कौन कौन से टर्मिनल है, क्या ये याद करने हैं? अरे ये क्या है, नहीं याद करने। ठीक है, तो एक तो ये उपग्रह परस्पर संवाद टर्मिनल है और एक केवल प्राप्त करने वाले टर्मिनल है, तो कोई खास नहीं है। अगला प्रयोग कहाँ हो रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का? मौसम विज्ञान के अंदर। तो मौसम विज्ञान से रिलेटेड भी कोई खास फैक्ट यहाँ पर दिया नहीं है वैसे तो। इनसेट के जो मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं वो डेटा को भारत मौसम विज्ञान विभाग के इनसेट मौसम विज्ञान डेटा प्रसंस्करण प्रणाली द्वारा संस्थापित और प्रसारित करता है। कोई खास बात? मतलब वैसे तो खास बात है, इसरो मतलब आप देशभक्ति वाली बात है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि आरएएस मेंस में लिखने वाली सी चीजें हैं, ये फैक्चुअल नहीं है यहाँ पर कुछ भी। इसके बाद एक उपग्रह समर्थित खोज और बचाव ये भी चल रहा है, जिसके अंदर जो भारत लियोसोर है, निम्न भूकक्षा खोज और बचाव, जिसका पूरा नाम है, उपग्रह प्रणाली के माध्यम से विपदा चेतावनी और अवस्थिति स्थान सेवा प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय इस कार्यक्रम का सदस्य है। कौन सा है? कोसपास सारसेट कार्यक्रम जो है उसका सदस्य है भारत लियोसोर। अब इस कार्यक्रम के तहत स्थापित जो 2 स्थानीय उपयोगकर्ता टर्मिनल है वो कहां कहां पर है, ये पूछा जा सकता है। ये जो कार्यक्रम है कोसपास सारसेट कार्यक्रम, जिसका कि भारत सदस्य है,
ठीक है, उसके दो स्थानीय उपयोगकर्ता जो टर्मिनल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो एक लखनऊ में और एक बेंगलुरु के अंदर है, एक साउथ में है एक नॉर्थ में है। ठीक है, इसके अलावा ये जो भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र है इस ट्रैक, ये बेंगलुरु के अंदर है, ये आप जानते ही हैं, ऊपर पढ़ा दिया। इसके बाद में एक और अगला उपयोग है मानक समय आवर्ती संकेत प्रसार सेवाएं। ठीक है, इसमें सिंपल है, जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है जो कि अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है, उसके द्वारा इनसेट प्रणाली का उपयोग करके एक मानक समय और आवर्ती संकेत प्रसार सेवा प्रदान की जा रही है, समय और आवर्ती दोनों। ठीक है, इसके अलावा एक गगन जो है ये इंपॉर्टेंट है। गगन का पूरा नाम है जीपीएस समर्थित जियो संवर्धित नौवहन। पहला तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, गगन की क्या है, जीपीएस समर्थित जियो संवर्धित नौवहन। ठीक है, अब इसका लाभ क्या है तो वो आप पढ़ लेना। गगन के कार्यान्वयन से विमानन क्षेत्र जो है, क्योंकि ये विमानकी क्षेत्र से संबंधित है, नौवहन इसके नाम में ही आ रहा है, तो विमानन क्षेत्र जो है उसको ईंधन की बचत, उपकरण लागत में बचत, उड़ान सुरक्षा, वर्धित वायु अंतरिक्ष क्षमता या दक्षता, विश्वसनीयता में वृद्धि, क्योंकि अगर अगर लागत में बचत होगी और उड़ान की सुरक्षा होगी तो विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, ऑपरेटरों के कार्यभार में कमी होगी इससे ऑब्वियसली, और हवाई यातायात नियंत्रण के लिए समुद्री क्षेत्र के कवरेज के मामले में भी इंपॉर्टेंट है गगन। ठीक है, इसके अलावा जो नागर विमानन महानिदेशालय है उसने 30 दिसंबर 2013 को मार्गस्थ सेवाएं जो है उनके लिए गगन को प्रमाणित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, नागर विमानन जो महानिदेशालय है उसने कब, यानी कि 30 दिसंबर 2013 को जो है गगन को प्रमाणित किया था, और आगे फिर 21 अप्रैल 2015 को जो है सटीक दृष्टिकोण के लिए प्रमाणित किया। ध्यान रखना, गगन के अंदर नागरिक उड्डयन के साथ साथ गैर उड्डयन उपयोगकर्ता के लिए भी संकेत होते हैं। इसके अलावा गगन जो है वो कौन कौन से नीत भार उपयोग करता है, इंपॉर्टेंट है, जी सेट 8, 10 और 15 इनका यूज करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गगन एक तो नागरिक उड्डयन और गैर नागरिक उड्डयन दोनों, दूसरा कौन कौन से नीत भार का उपयोग करता है, जी सेट 8, 10 और 15। जैसे ये गगन डोंगल जो है ये किसने बनाया है, कर्नाटक वन विभाग ने बनाया है, याद रख लेना, गगन डोंगल किसने बनाया, कर्नाटक वन विभाग ने। इसके अलावा ये तो कोई खास नहीं है, एआई हवाई अड्डा, सॉरी, ये भी कोई खास नहीं है। ठीक है, ये भी छोड़ सकते हो, ये सिंपल है, मतलब IRNSS, IRNSS आप जानते हो नौवहन से रिलेटेड है। दो प्रकार की सेवाओं के लिए इसका उपयोग होता है, एक मानक स्थिति सेवा जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए होती है, दूसरा प्रतिबंधित सेवा जो कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगला अनुप्रयोग है आपदा प्रबंधन सहायता से रिलेटेड। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आप जानते हो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो कहाँ पर है, भारतीय वो नहीं बोल पाते हैं, राष्ट्रीय वाला हैदराबाद के अंदर है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कोई खास ऐसे फैक्ट्स दिए नहीं हुए हैं, भूस्खलन से रिलेटेड कुछ डेटा दे रखे हैं, तो ये पूरा ही छोड़ सकते हो आप, है ना, इसमें कोई खास ऐसा, जैसे ये है ना, सैक अहमदाबाद ने 2015 के अंदर ताप वेव के लिए एक भविष्यवाणी मॉडल विकसित किया था, तो ये कोई इतना कोई विशेष फैक्ट है नहीं। सुदूर संवेदन में क्या अनुप्रयोग हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भू सूचना विज्ञान के उपयोग से जो बागवानी मूल्यांकन है और प्रबंधन है उस पर एक समन्वित कार्यक्रम जो है वो लाया गया, जिसके तहत मोबाइल अनुप्रयोग एक ऐप विकसित किया गया जिसका नाम था चमन ऐप। तो चमन ऐप का संबंध किससे है, ध्यान रख लेना, बागवानी से है, सुदूर संवेदन से है। कपास फसल क्षेत्र के मानचित्रीकरण पर काम किया गया, जिसके तहत वर्धा जिले के अंदर, कहां पर, वर्धा जिला जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर, और लैंडसेट 8 का जो डेटा है उसको यूज किया गया था इसमें। इसके अलावा इसको आप छोड़ सकते हो,
और ये जो है ना सुंदरवन मैंग्रोव प्रणाली अध्ययन, इसमें आप देखेंगे तो दो चीजों के संयुक्त प्रभाव, जैसे एक रश्मि है और एक इसमें SIDR है। SIDR प्लस रश्मि दोनों का इसमें प्रभाव होगा कौन सा, सुंदरवन मैंग्रोव प्रणाली अध्ययन के अंदर। ये छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ दो यार, इसमें कोई खास है नहीं। हाँ, ये याद कर सकते हो कि भारतीय गैस जो प्राधिकरण लिमिटेड गेल है, उसकी गैस पाइपलाइनों की निगरानी के लिए एक अध्ययन, जो कि कहाँ पर, दहेज वेमार विजयपुर जो पाइपलाइन खंड है, विजयपुर वाली जो पाइपलाइन है, दहेज वेमार विजयपुर पाइपलाइन खंड, उसके लिए एक मार्गदर्शी अध्ययन किया गया। और उसके लिए कोलैब किया गया किसके साथ, गैल और वही सेम ऊपर वाला। ये भी छोड़ सकते हो, हिमनद छोड़ दो, फ्लोराइड छोड़ दो, काटने चाहिए थे मुझे PDF में से, सेफ रहने के लिए डाल दिए ऐसे ही। ये भी छोड़ दो, भूप्रेक्षण अनुप्रयोग, बोल बच्चे ना इनको एक बार पढ़ लेना, बस ये याद कर लेना कि फाइटो प्लांकटन क्या होते हैं। तो महासागर में जो हजारों सूक्ष्म मुक्त तैरते और एकल कोशिका वाले पौधे होते हैं, उनको बोला जाता है फाइटोप्लांक्टन। इसके अलावा और यहाँ यहाँ अनुप्रयोग होते हैं, और छोड़ दो इसको। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं, तो जो प्रमोचक है उनके लिए अनुसंधान और विकास आप जानते हैं, ये सब हो रखे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष यानों के लिए क्या क्या हो रहे हैं, तो ये भी आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं सारा कुछ। इसमें एक बस ये याद रख सकते हैं शायद, नहीं ये सब छोड़ दें। ग्राउंड सेगमेंटेड गतिविधियां क्या क्या है, यानी अर्थिंग से रिलेटेड, जो अर्थिंग आपने की होगी कभी, बिजली चुराई होगी, तो वो ये ग्राउंड सेगमेंटेड गतिविधियों पर बात कर रहा है। जिसमें एक तो इस ट्रैक है, इसरो की जो निचली पृथ्वी की कक्षा है जिसको लियो बोलते हैं, और अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। और ये मौसम रडार का डिजाइन और विकास करती है। तो इसको कोई खास फैक्ट तो है नहीं, बस इस ट्रैक कहाँ पर है, तो लियो के अंदर स्थापित है, निचली भूकक्षा के अंदर। इसके अलावा एक है MCF। MCF ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं, कर्नाटक के अंदर जो हासन है, और मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है, MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है। दो जगहों का लिंक है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ कहाँ स्थापित है, भोपाल मध्य प्रदेश और हासन कर्नाटक के अंदर। बस ये याद रखना है आपको। सैक मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना कि वर्तमान में जो सैक है वो 2 अर्थ स्टेशन जो है उनका संचालन और रख रखाव कर रहा है। सैक है कहाँ पर, अहमदाबाद के अंदर। 1966 में विक्रम साराभाई ने इसको बनाया था, और ये 2 अर्ध स्टेशन जो है उनका संचालन और रख रखाव वर्तमान में कर रहा है, एक अहमदाबाद वाला और एक दिल्ली के अंदर। भारत उपग्रह जो ब्रॉडबैंड अनुप्रयोग है उनका एक महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता होने के नाते इसरो ने HTS उपग्रह, जो HTS उपग्रह हैं, जिसमें GSAT-19, GSAT-11 और GSAT-29 जो है वो लॉन्च किए हैं। कौन कौन से किए हैं, 19, 11 और 29। इसके बाद इन स्पेस के बारे में जानकारी दे रखी है। ये एक स्वायत्त एजेंसी है, अंतरिक्ष विभाग के अंदर ये काम करती है, ठीक है। निजी उद्यमियों की भागीदारी को, एक प्रकार की कंपनी है ना, निजी उद्यमियों की भागीदारी को सक्षम और सुविधाजनक बनाती है। क्या क्या काम करती है, तो सब बोल बच्चन है। बस ये ध्यान रखना कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो इसरो और गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके बीच एक इंटरफेस का काम करती है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं और इसरो है, इनके बीच का इंटरफेस का काम करती है इनस्पेस। इनस्पेस का जो मुख्यालय है वो भोपाल के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर, याद रखना।
भोपाल नहीं है, भोपाल है अहमदाबाद के अंदर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इनस्पेस के? पवन कुमार गोयनका। अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें किन किन मिशंस में मिला है, तो उसमें एक चंद्रयान 1 है जिसके अंदर नासा ने जो है वो सहयोग किया था। ठीक है, मेगा ट्रॉपिक्स जो आप जानते हैं, इसमें फ्रांस के सहयोग से 2011 के अंदर ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। मेगा ट्रॉपिक्स एक सरल जो मिशन है, इसमें तुंगता मिति का उपयोग किया गया था और इसमें भी फ्रांस की सहायता ली गई थी। 25 फरवरी 2013 को यह मिशन चालू हुआ था। निसार आप अच्छे से जानते हैं, निसार जो है नासा और इसरो का है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के सहयोग से एक मिशन है जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा कहीं वर्ड सुना है मैंने, तृष्णा। कहाँ, वो कोई हॉरर शो आता था उसमें शायद एक सीरीज का नाम था तृष्णा, है ना। तो तृष्णा जो है वो भारत और फ्रांस के सहयोग से, फ्रांस की एजेंसी है CNES, इनके सहयोग से चल रहा है तृष्णा। इसके अलावा इसरो और जो जाक्सा है जापान की एजेंसी, वो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण कर रही है। उन्नति क्या है? उन्नति एक प्रोग्राम है जिसमें इसरो ने यूनिस्पेस +50 जो है, यूनिस्पेस जो +50 है संगठन, इसकी एक पहल के रूप में उन्नति को लॉन्च किया है। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? पहला तो उन्नति को किसने? इसरो ने यूनिस्पेस +50 की एक पहल के रूप में। दूसरा, उन्नति का पूरा नाम क्या है? उन्नति का पूरा नाम है यूनिस्पेस नैनो उपग्रह समेकन और प्रशिक्षण। उन्नति का पूरा नाम क्या है? यूनिस्पेस नैनो उपग्रह समेकन और प्रशिक्षण। तो उन्नति का संबंध नैनो उपग्रह से है, ध्यान रखना। कितने सप्ताह का प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? 8 सप्ताह का। और इसको कहाँ, भारत में कहाँ पर संचालित किया जा रहा है? UR राव जो सेंटर है वहां पर, बेंगलुरु के अंदर। इसके अलावा ये सब आप छोड़ सकते हो। क्षमता निर्माण के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? शैक्षणिक पाठ्यक्रम लेके आए हैं, जैसे भारतीय जो सुदूर संवेदन संस्थान है देहरादून, वहां पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम है। इसके अलावा भारतीय जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम है, वो एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। ध्यान रखना, एशिया का पहला जो अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा कौशल को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। वर्ल्ड अंतरिक्ष वीक जो है वो भी बनाया जा रहा है। किसके सहयोग से? तो वर्ल्ड अंतरिक्ष वीक एसोसिएशन जो है उसके सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जो सार श्रीहरिकोटा है वो भारत का अंतरिक्ष पोर्ट है और इसरो के तहत प्रमुख केंद्रों में से एक पारंपरिक रूप से भी है, तो ये कोई खास फैक्ट नहीं है। इसरो क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है? तो इसमें प्रमोशन सेवाएं आप जानते हो, SSLV है, PSLV है, GSLV है, LVM-3 है, ये सारी। तो ये PSLV से रिलेटेड फैक्ट लिखे हुए हैं जो आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको इजीली। क्या नहीं मिलेगा आपको? तो इसमें ये भी मिल जाएगा कि सितंबर 2016 के अंदर PSLV C-37 ने 104 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया था। बहुत बार क्वेश्चन आए थे। कौन कौन बहुमुखी रॉकेट है PSLV, जो उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में जो है वो प्रक्षेपित करने में सक्षम है। अंतरिक्ष पतन की अगर अपने बात करें तो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है, शार जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, चेन्नई से 80 किलोमीटर की दूरी पर देश के पूर्वी तट पर स्थित है, जो भारत का अंतरिक्ष पतन है। ठीक है ना। तो भारत का अंतरिक्ष पतन कहाँ पर है? सार, चेन्नई, जो सार है चेन्नई से 80 किलोमीटर की दूरी पर देश का जो पूर्वी तट है वहां पर अंतरिक्ष पतन स्थित है। जो सार है आपका 1971 के अंदर, इसमें RH-125 परिज्ञापी रॉकेट जो है उसके प्रक्षेपण के साथ एक साधारण शुरुआत हुई थी। कौन सा परिज्ञापी रॉकेट था जब इसकी शुरुआत हुई थी सार की 1971 में? RH-125, ये याद करना है। और इसमें 2 प्रमोशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्रमोशन पैड है,
ठीक है, एक है FLP और एक है SLP। ये वही है सेवाएं जो मैंने आपको पढ़ाई है कि सबके लिए और कुछ प्रतिबंधित है। जैसे पहला प्रमोशन जो है कब हुआ था, 1993 के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर पहला प्रमोशन दूसरे पैड में 2005 के अंदर हुआ है। किसके माध्यम से हुआ है, दोनों ही PSLV के माध्यम से हुए हैं, लेकिन पहला जो हुआ है वो IRSP1 और इधर आ जाएगा कार्टोसेट 1 सेकंड वाले प्रमोशन पैड पे। इसके अलावा उपग्रह जो प्रणाली है, चाहे उपग्रह बस है, चाहे उप प्रणाली है, चाहे परीक्षण है, इसको लेकर भी बताया गया है कि दो प्रकार के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको अंतरिक्षयान बस बोलते हैं, एक संचार के लिए और एक IRS प्लेटफॉर्म, ठीक है। मजा नहीं आ रहा क्या? क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला बहुत कुछ है। अगर समझाने पे आ जाएं, मैं हर एक चीज़ गूगल करके लाऊंगा फिर, ठीक है, हर एक चीज़ समझाऊंगा, तो फिर इसमें 10-12 घंटे 15 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ भी सीमा तो है नहीं इसकी। लेकिन जो आप, क्योंकि मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसरो की साइट पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पर जितना कंटेंट दिया हो उस हिसाब से आपको कितना याद करवाना है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो याद करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा मिशन सहायता सेवा चल रही है, इसको छोड़ सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये जो उपग्रह होते हैं ये भूकेंद्र विभिन्न आवर्ती बैंड का समर्थन करते हैं, SCKU, KA, UHF, VHF। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मिशन सहायता सेवा के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 100 उपग्रह जो मिशन है और 50 प्रमोशन पूरा करने के इसरो के अनुभव के साथ एनसीएल अपनी वाणिज्यिक शाखा के रूप में ग्राहक उपग्रहों के लिए मिशन प्रचालन और संबंधित सेवाएं सहायताओं को पूरा करता है। अब ये जो ग्राहक उपग्रह होते हैं ये कौन कौन से बैंड यूज करते हैं, एस को यूज करते हैं, सी को यूज करते हैं, के यू यूज करते हैं, के यूज करते हैं, UHF यूज करते हैं, VHF यूज करते हैं, ठीक है, ये सारे बैंड ये यूज करते हैं, कौन, ग्राहक उपग्रह। इसके अलावा अंतरिक्ष आधारित भूप्रेक्षण जो सेवाएं हैं वो दो पोर्टल के माध्यम से भुवन और भूनिधि। उपग्रह नौवहन सेवाएं, अगला आप गगन तो पढ़ा चुका हूं शायद सारा का सारा, इसमें कुछ नया है क्या, नहीं, ये आप पढ़ लेना, वैसे तो कुछ भी गगन वैसे ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर इसमें भारतीय नक्षत्र नाविक, नाविक आपके नोट्स में होगा, वहां से पढ़ लेना। नाविक को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको IRNSS भी बोलते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जो नक्षत्र है उसको भी नाविक बोलते हैं, नाविक को भारतीय नक्षत्र भी बोलते हैं। और ये 24/7 जो है ऑपरेटिंग ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क है। नक्षत्र के जो 3 उपग्रह हैं उनको भूस्थलीय कक्षा में कहां कहां पर रखा गया, 32.5 डिग्री ईस्ट, 83 डिग्री ईस्ट और 129.5 डिग्री ईस्ट। वही सेम 2 प्रकार की सेवाएं देता है, एक सामरिक उपयोगकर्ताओं के लिए और एक नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए। प्रतिबंधित और मानक स्थिति सेवा, और इन दोनों सेवाओं को जो है L5 और S बैंड, 2 बैंड है L5 और S, यहां पर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा नाविक जो है विश्व की अन्य जो नौवहन प्रणालियां उनके साथ भी लिंक्ड है, जिसमें ग्लोनास है, गैलीलियो है, बाइडू है, GPS है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि एक नया नागरिक संकेत जो है L1 बैंड में पेश किया जा रहा है। इसका मीनिंग यही है कि नाविक जो है वो L1, L5 और S बैंड में SPS संकेतों का प्रसारण करेंगे, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा L5 और S बैंड का यूज करता था नाविक पहले, अब एक नया बैंड और लॉन्च किया गया है L1, तो ये आप याद कर लेना। अब आगे ये जो दिया हुआ उपग्रह आधारित संचार सेवाएं, ये आपका पूछा ही गया था वहां पे, दूर संचार सेवा, प्रसारण सेवा,
डाटा संचार सेवा। अब आप बोलोगे जो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें वो मिशंस पूछे गए थे वो आपने पूरे क्यों नहीं दिए? तो पूरे मैंने इसलिए नहीं दिए, एक तो पूछ लिया उसने वहां से, दूसरा उसमें सिंपल सीन ये है कि अब लेटेस्ट वाले ही पूछेगा, मिशन में से आएगा तो क्यों फिर इतनी मेहनत करनी, उतने सारे फिर क्यों निकाले उनको, पीडीएफ अलग अलग पीडीएफ उनकी आती है, ठीक है, इतने सारे मिशंस हैं उसमें, तो वो टारगेट कर रहा है जानबूझ के कि आप ना कर पाओ उनको। उपग्रह आधारित संचार सेवाएं जो है उसमें एक तो होती है दूर संचार, एक होती है प्रसारण और एक होती है डेटा संचार सेवा, और यही वैध होती है, वैलिड पूछी थी, यही वैलिड होती है। ऐसा ही टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा उत्तर भारत क्षेत्र विशिष्ट अनुप्रयोग है, जिसके अंदर कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर चल रहा है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, वैसे तो कोई खास है नहीं है। वेदांत सेवाएं भी चल रही है, ये भी कोई खास नहीं है। ये भी छोड़ दो यार, कोई खास नहीं है ये भी। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चंद्रयान 3 की याद में 23 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता ही है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैंने आप पहले बताई थी आपको। चलो, गुड नाइट।